हे गाइस, पॉइंट माई सेल्फ ऋषिका। आज अभी हम लोग देखने वाले हैं अपनी हिस्ट्री, जो कि यहाँ पे तमिलनाडु के बुक से मैं यहाँ पे आपको स्टडी करवाती हूँ। तो ये 11th क्लास की हिस्ट्री है हमारी। यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने मिडिवल हिस्ट्री को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। और आज हम लोग देखने वाले दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत यानी कि दिल्ली की जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सल्तनत, ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी चैप्टर है। तो इसमें हम लोग 2-3 पार्ट में देखने वाले और अच्छे से बताने वाली हूँ, मैं समझाने वाली हूँ आप लोग को। और पूरी तरीके से एक लास्ट में जो मेरे द्वारा समरी दिया जाता है कि क्या क्या कब कब कैसे कैसे हुआ और किस किस चीज़ों को आप लोग को याद करना है, वो भी चीज़ें मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी। सो लास्ट लेसन तक आप लोग को देखने के लिए, यानी कि अर्ली मिडाइवल इंडिया तक देखने के लिए, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेसन, जो कि है दिल्ली सल्तनत। तो स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत के साथ। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग कुछ डायनेस्टी के बारे में देखेंगे। और यहाँ पे जो टोटल डायनेस्टी देखने वाले, सबसे पहले हम लोग स्लेव डायनेस्टी के बारे में देखेंगे, फिर आएंगे उसके आगे बढ़ेंगे तो खलजी डायनेस्टी देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद आपका तुगलक डायनेस्टी आया, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि सैयद डायनेस्टी आया, फिर लोधी डायनेस्टी आया। तो ये पाँचों डायनेस्टी को मैं यहाँ पे कवर करने वाली हूँ। तो एक एक करके देखेंगे, ओके, सीरीज वाइज भी देखेंगे। तो आपको याद होना चाहिए कि पहले कौन सी डायनेस्टी आई, उसके बाद कौन सी आई, उसके बाद कौन सी आई, और उसमें कौन कौन से ऐसे शासक आए जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा विस्तार किया नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया दोनों इंडिया में जो है मुस्लिम साम्राज्य का किस तरीके से अधिकार बढ़ा। ओके, तो ये जो आपको देखने को मिलेगा, जो दिल्ली सल्तनत हम लोग देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से आपको मुस्लिम युग देखने को मिलेगा। क्योंकि मिडेवल इंडिया में अधिकतर जो है आपका मुस्लिम का किस तरीके से हमारे पूरे इंडिया में कब्जा रहा, उस बारे में देखने वाले। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम शासक भी हमारे कंट्री में रहे जो कि बहुत अच्छा काम करके गए। एडमिनिस्ट्रेशन के फेज से बोलूँ, या फिर सोशल एस्पेक्ट के फेज से बोलूँ, या फिर इकोनॉमी के फेज से बोलूँ, हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डेवलप करके गए। और काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा कि जो कि न्यू इनिशिएटिव जो आया है ना हमारे कंट्री में, और मिडेवल इंडिया के टाइम में जो न्यू इनिशिएटिव लिया गया था, वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ जो है वो मुगल साम्राज्य में ही देखने को मिला था। मुगल बोल रही हूँ, मुस्लिम साम्राज्य में ही देखने को मिला था। तो स्लेव डायनेस्टी में कौन कौन से यहाँ पे आपके किंग है, तो ऐबक है, इल्तुतमिश है, रजिया है और बलबन है। इन सब के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। इनका कार्यकाल भी देखने वाले हैं, ये क्या क्या काम करके गए हैं, किस लिए ये इतने ज़्यादा फेमस है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर खलजी डायनेस्टी के बारे में देखेंगे। खलजी डायनेस्टी में आप लोगों को पता है कि अलाउद्दीन खलजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अलाउद्दीन खलजी की जो पूरी तरीके से अगर आप लोग एक हिस्ट्री भी पढ़ोगे, इनकी एक अलग से बुक भी आती है बहुत सारी, उनके बारे में भी आप लोग पढ़ोगे ना, तो आप लोग को पता चलेगा कि इनके कार्यकाल के टाइम में जो है ना, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा विस्तार किया, कुछ ऐसे ऐसे काम किए हैं ना, जिसके कारण जो दिल्ली सल्तनत है वो बहुत ही ज़्यादा पिक पे गया। और इनके द्वारा बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव भी लिया गया। चाहे हम लोग हर एक फेज़ में बोले, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बोले, या फिर इनका किस तरीके से आर्मी को बढ़ाया गया, किस तरीके से पूरे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को वो अपने अधीन लेकर आए थे, किस तरीके से ये काम करते थे, और लोगों इनके टाइम पे जो है ना लोग किस तरीके से काम करते थे, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इनके कार्यकाल में मुझे ऐसा लगता है, और जो कि सच है, कि आप लोग जब इनके कार्यकाल में मैं पढ़ाऊँगी तो आपको ये देखने को मिलेगा ना कि एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से चलाते हैं ना। सबसे पहला मुझे अब तक जितने भी देखते आई हूँ, स्टार्टिंग से ही जितना भी मैं पढ़ाते आई हूँ, तो अब तक इसमें आपको कुछ न्यू देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन करने का तरीका था वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था और काफ़ी ज़्यादा सराहनीय भी था। अब तक हम लोग जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखे, ओके, दैट वाज आल्सो फाइन, बट इनका टाइम जो है ना एकदम से डिफरेंट था। तो इनके बारे में हम लोग एक अलग से चैप्टर में देखेंगे। आज हम लोग ओवरव्यू देखेंगे और स्लेव डायनेस्टी के बारे में ही देखेंगे। ओके, फिर उसके बाद तुगलक है। सो अलाउद्दीन खिलजी के अचीवमेंट के बाद हम लोग यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी देखेंगे। तुगलक में यहाँ पे मेनली जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखेंगे, इनकी एक्सपेरिमेंट के बारे में देखेंगे। फिर फिरोज़ तुगलक देखेंगे, इनके भी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखेंगे। और लास्ट में छोटी सी आपके सैयद और लोधी डायनेस्टी के बारे में देखने को मिलेगा, जो कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, इसके बारे में भी देख लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने दिल्ली सल्तनत को। दिल्ली सल्तनत को अगर हम लोग स्टार्ट करें तो इसमें आप लोग को सबसे पहली बात यही समझनी होगी कि दिल्ली सल्तनत अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये पढ़ रहे इसलिए क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम इन्वेजन्स देखने को मिला इंडिया में। और अल्टीमेटली इसी के कारण क्या हुआ ना कि हमारे यहाँ इस तरीके का दिल्ली डायनेस्टी जो है, दिल्ली सल्तनत, ये दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। वो भी कब से कब तक, 1206 से लेकर 1526 तक। इसी के बीच में 5 डिफरेंट डायनेस्टीज़ देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे।
पहले स्लेव डायनेस्टी है, उसके बाद तुगलक है, फिर सैयद, लोदीस, ये सारी चीज़ें, ये सारे हम लोग देखें कि किस तरीके से नॉर्थ इंडिया में रूल किया गया। सिर्फ ये नॉर्थ इंडिया में ही नहीं थे, इसके बाद जो है धीरे धीरे ये साउथ इंडिया और डेक्कन वाले रीजन में भी इन्होंने अपना कब्जा किया। स्टार्ट करते हैं हम लोग स्लेव डायनेस्टी के साथ। स्लेव डायनेस्टी को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग कहते हैं ममलुक डायनेस्टी। तो ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस कई बार इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है, ममलुक डायनेस्टी। सो दैट टाइम यू विल बी कंफ्यूज कि ये कौन सी डायनेस्टी के बारे में बात किया जा रहा है। तो ममलुक जो था वो यहाँ पे एक कुरानिक टर्म है स्लेव के लिए। और स्लेव आप लोग को पता है कि पुराने ज़माने में जो है वो स्लेव काफ़ी ज़्यादा वर्ड ये प्रचलित था, और स्लेव जैसा लोग जो है इस्तेमाल भी करते हैं। हम इंडियंस को भी बहुत ज़्यादा जो है स्लेव जैसा इस्तेमाल करते थे, नौकर जैसा इस्तेमाल करते थे। ओके, तो ये स्लेव डायनेस्टी जो है ना, ये इंडिया में रूल किया गया इनके द्वारा, और वो भी 1206 से लेकर 1219 तक, यानी कि एक लंबा समय आपको देखने को मिला। इसमें आपको 3 डायनेस्टीज़ देखने को मिलेगा जो कि इस तरीके के स्लेव डायनेस्टी के दौरान जो है ये इस्टेब्लिश किया गया। सबसे पहला है जिसको यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यहाँ पे फाउंड किया गया, जिसको कुतबी डायनेस्टी कहते हैं। उसके बाद सेकंड जो है वो यहाँ पे इल्तुतमिश के द्वारा यहाँ पे फाउंड किया गया, तो इसको फर्स्ट इल्बरी डायनेस्टी कहते हैं। और थर्ड यहाँ पे जो है बलबन के द्वारा फाउंड किया गया, तो इसको यहाँ पे सेकंड इल्बरी डायनेस्टी कहते हैं। तो इन तीनों के बारे में पहले हम लोग डिटेल से देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में समझते हैं। देख लीजिए इनका चित्र यहाँ पे बनाया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक जी के बारे में। तो ये कुतुबुद्दीन जो ऐबक है ना, इनको मोहम्मद गौरी का स्लेव कहा जाता था। जैसे हम लोग अर्ली, इसके पहले जो चैप्टर पढ़े थे अर्ली मिडेवल इंडिया, तो उसी में हम लोग जो है थोड़ी बहुत जो है इनकी इंट्रोडक्शंस देख लिए थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है, मोहम्मद गौरी कौन है। तो मोहम्मद गौरी के द्वारा जो है ना इनको अपना स्लेव बनाया गया था। फिर बाद में इनको गवर्नर बनाया गया, वो भी इंडियन पोजेशंस का। इन्होंने अपनी खुद की मिलिट्री हेडक्वार्टर, वो भी इंद्रप्रस्थ, जो कि दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। तो इंद्रप्रस्थ बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भी है दिल्ली में, डीयू के बाद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी आती है। तो उसी में इसका जो है हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। ये काफ़ी ज़्यादा जो है स्टैंडिंग आर्मी भी रेस्ट किए, उसके बाद बहुत सारा चीज़ जो है इन्होंने किया, और उसके बाद जो है नॉर्थ इंडिया में भी इन्होंने अपनी इस्टेब्लिशमेंट होल्ड की, और लंबे टाइम तक, यानी कि गौरी के लंबे टाइम तक जो है इन्होंने अपनी इस्टेब्लिशमेंट होल्ड की। जब यहाँ पे गौरी की डेथ हो गई थी 1206 में, तो ऐबक ने अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया कि वो अब यहाँ पे स्वतंत्र है, क्योंकि गौरी के अधीन इनको काम करना पड़ रहा था, और गौरी जैसा बोलते थे वो वैसा करना पड़ता था, क्योंकि ये स्लेव है, और स्लेव का मतलब ही होता है नौकर, यानी कि आपके मालिक अगर आप लोग को किसी भी तरीके का कोई भी काम बोलेंगे तो यू हैव टू डू दैट। तो यही काम होता था यहाँ पे ऐबक के द्वारा। तो जब यहाँ पे गौरी जी का, यानी कि मोहम्मद गौरी का जब यहाँ पे डेथ हो गया, तो उसके बाद जो है ऐबक पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गए, और ये सारे कनेक्शंस जो है सर्व करने लगे, यानी कि जो यहाँ पे गौरी के किंगडम में किया जाता था, तो ये भी सारे कनेक्शंस को सर्व कर रहे थे। और उसके बाद क्योंकि ये स्लेव थे, तो इसलिए इनके द्वारा जो डायनेस्टी यहाँ पे आपका फाउंड किया गया स्लेव डायनेस्टी, इसलिए इस तरीके से जो है स्लेव डायनेस्टी नाम रखा गया। तो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है। इनको बहुत सारा टाइटल भी दिया गया, जैसे सुल्तान का टाइटल दिया गया, और इसके बाद जो है ना इन्होंने अपने कैपिटल किसको घोषित किया, तो ये लाहौर को अपने कैपिटल बनाए। उसके बाद आप देखोगे कि ये रूल जो है ना, इनके द्वारा जो रूल किया गया वो शॉर्ट पीरियड के लिए था, यानी कि 4 साल तक ही ये रूल कर पाए। और मुस्लिम राइटर जो है इसको ऐबक लख बख्श भी कहते थे, और गिवर ऑफ लाक्स कहते थे, क्योंकि इनके पास जो है ना इनके पास बहुत सारा लिबरल, यहाँ पे ये काफ़ी लिबरल थे कि ये डोनेशन बहुत ज़्यादा करते थे, यानी कि जितना इनके पास खुद नहीं था ये लोगों को बहुत ज़्यादा देते थे, क्योंकि इनको स्लेव के तरह ट्रीट किया गया। तो इनका भी एक सपना था कुतुबुद्दीन ऐबक का कि ये भी एक राजा जैसा जिए, यानी कि ऐसा जब ये स्लेव थे तो इनको ये ऐसा सोचते थे कि जिस दिन मैं राजा बन जाऊँगा ना, उस दिन लोगों को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, स्लेव जैसा किसी को भी नहीं रखा जाऊंगा। क्योंकि कि आप जिस कष्ट से अगर गुजरते हो, तो आपको लगता है कि आगे आने वाले दिनों में या फिर आपके अगल बगल के जो लोग होते हैं, आप चाहते हो कि उस तरीके के कष्ट से वो लोग नहीं गुजरे। सेम चीज़ें यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक जी के साथ हुआ था कि वो भी इस तरीके का स्लेव वाली ज़िंदगी जी चुके थे। तो ये नहीं चाहते थे कि आगे आने वाले दिनों में कोई भी लोग इस तरीके का स्लेव वाली ज़िंदगी जिए, और इन सबको जो है ना लोगों को ये बहुत ज़्यादा डोनेट करते थे। ऐबक की बात करें तो ये ग्रेट स्कॉलर को पैट्रोनाइज करते थे, जिनका नाम था हसन निज़ामी। उसके बाद इनके द्वारा जो है स्टार्ट किया गया, यानी कि कंस्ट्रक्शंस, वो भी किसके नाम पे, तो फेमस सूफी संत जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार थे, उनके नाम में जो एक फेमस आपका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया। बाद में इसको कंप्लीट किया गया था इल्तुतमिश, जो कि इनके बाद आए थे, यानी कि यहाँ पे जब इनका कार्यकाल खत्म हो गया, इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसके बाद इनके जो है इल्तुतमिश देखने को मिलेगा, तो उनके द्वारा ये कंप्लीट किया गया था। ऐबक की जो डेथ हुई थी ना, वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई थी। और ये जब खेल रहे थे, यानी कि जब चौगन खेल रहे थे, चौगन कहने का मतलब है कि जो हॉर्स पोलो होता था ना, हॉर्स पोलो खेलते खेलते 1210 में जो है इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद इनके जो बेटे थे आराम बख्श के द्वारा जो है सक्सीड किया
किया गया, लेकिन बाद में जो है आराम बख्श उतना अच्छा तरीके से जो है दिल्ली सल्तनत को नहीं मेंटेन कर पाए, तो उसके बाद इनको रिप्लेस किया गया इल्तुतमिश के द्वारा। ओके, सो सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, इल्तुतमिश। ओके, सो इल्तुतमिश के द्वारा जो है इनको रिप्लेस किया गया। तो अब आते हैं और देखते हैं कि इल्तुतमिश का कार्यकाल पूरी तरीके से देखते हैं। इल्तुतमिश जो है ना यहाँ पे इलबरी डायनेस्टी लेकर आए और ये फाउंडर है इलबरी डायनेस्टी का। सो इलबरी डायनेस्टी का ये फाउंडर क्यों थे और इलबरी ही डायनेस्टी क्यों लेकर आए, क्योंकि इल्तुतमिश खुद जो है ना यहाँ पे इलबरी ट्राइब से बिलोंग करते थे, इसलिए उनका नाम जो है डायनेस्टी का नाम रखा गया इलबरी डायनेस्टी। ओके, सो हर एक डायनेस्टी के पीछे आपको रीज़न देखने को मिलेगा, तो उसके रीजंस को भी समझ के चलना है। इनके हाफ ब्रदर जो कि इनको स्लेव जैसा इसको बेच चुके थे ऐबक के हाथ में, यानी कि ये जो है ना इल्तुतमिश जो थे वो यहाँ पे मोहम्मद ऐबक के स्लेव थे और इन्हीं के ब्रदर जो थे वो इसी को बेच दिए थे। साथ ही साथ यहाँ पे जो है आप देखोगे कि इनके सन इन लॉ इनको बाद में बनाया गया था, क्योंकि ये जो है ऐबक की ही बेटी से ये फिर शादी कर लिए थे। बाद में क्या हुआ कि ऐबक को जो है वो इक़्तादार ऑफ ग्वालियर जैसा अपॉइंट भी किया गया। 1211 में इल्तुतमिश जो है वो यहाँ पे हरा दिए थे आराम बख्श को और सुल्तान बन गए थे। तो यहाँ पे क्या था कि 1210 में इनके द्वारा जो है जो यहाँ पे ऐबक के बेटे थे आराम बख्श को उनको हरा दिया गया था, फिर यहाँ पे वो सुल्तान बन गए थे। लाहौर में पहले था, यानी कि ऐबक के द्वारा जो कैपिटल दिल्ली का जो कैपिटल बनाया गया था वो लाहौर बनाया गया था, लेकिन फिर बाद में इन्होंने अपने कैपिटल को जो है दिल्ली शिफ्ट किया। इट मीन्स कि यहाँ पर जो इनका कैपिटल था, कहने का मतलब है कि जो ऐबक का मोहम्मद ऐबक का जो कैपिटल था वो लाहौर था, लेकिन उसके बाद जो है इल्तुतमिश जब यहाँ पे अपने शासन में आए तो वो अपने कैपिटल को दिल्ली बना लिए। फिर ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 ईयर्स, जब उनके शासनकाल का 10 साल अगर आप देखोगे तो ये पूरी तरीके से अपने सत्ता को जो है ना किस तरीके से वो सिक्योर कर सके, इसी में वो कंसंट्रेट करते रहे। और इसी में मील वाइल क्या हुआ ना, यानी कि 10 साल वो कुछ ऐसा काम, कुछ अच्छा काम नहीं किए, कुछ फ्लरिश होने वाला काम नहीं किए, बस अपनी गद्दी को मेंटेन कर सके इस तरीके का वो काम करते रहे। इसी में क्या हुआ कि चेंगिस खान जो थे वो मंगोल से आए थे और वो स्टार्ट कर रहे थे कि सेंट्रल एशिया में घुसने का। तो वो धीरे धीरे जो है सेंट्रल एशिया से होते होते, यानी कि अफगानिस्तान, वो आप देखते हो वो वाला रीजन, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तो उस वाले रीजन से जो है ना वो हमारे यहाँ घुसना स्टार्ट किए थे। तो हमारे यहाँ घुसे तो नहीं थे, लेकिन घुसना स्टार्ट कर रहे थे। और फिर वो जलाउद्दीन जो मगना बर्नी थे, यानी कि वारिजाम के जो रूलर थे उनको हरा दिया गया। फिर मगना बर्नी जो है वो इंडस रिवर को क्रॉस किए थे और उसके बाद असाइलम यहाँ पे मांग रहे थे इल्तुतमिश से। तो इल्तुतमिश जो है उनको असाइलम देने से, यानी कि रहने के लिए जगह देने से वो इनकार कर दिए थे, क्योंकि वो अपने एम्पायर को सेव करना चाहते थे। क्योंकि इल्तुतमिश का जो है एक ही काम था कि वो अपने गद्दी को पूरी तरीके से मेंटेन कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि वो अपने गद्दी को इतनी आसानी से किसी तरीके से जाने दें। तो वो किसी को भी अपने टेरिटरी में इंटर करने से मना कर देते थे। और असाइलम कहने का मतलब है कि किसी तरीके से रहने का जो एक टेम्पररी शेल्टर होता है वो देने से यहाँ पे मना कर दिया गया था इनको। तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे इल्तुतमिश के लिए था कि चेंगिस खान जो है अपने घर रिटर्न हो गए बिना इंडिया के इंटर किए हुए, यानी कि वो यहाँ पे इंडिया ही इंटर करने आ रहे थे, वो भी सेंट्रल एशिया वाले साइड से, लेकिन वो यहाँ पे इंडिया इंटर नहीं कर पाए और वापस वो अपने घर चले गए, मंगोल चले गए। तो मंगोल पॉलिसी जो इल्तुतमिश का था ना, वो कहीं ना कहीं चेंगिस खान के चंगुल से जो है ये इंडिया को बचा पाया। तो ये भी ऐसा कहा जाता है। देखिए इस तरीके से जो है पोर्ट्रेट बनाया गया है चेंगिस खान का। तो देखते रहिए, बहुत अच्छी अच्छी तस्वीर बनाई जाती है। इल्तुतमिश के द्वारा अगर देखें तो धीरे धीरे जो है ना ये अपने सत्ता को बढ़ाना स्टार्ट किए। पहले तो 10 साल वो कंसंट्रेट किए कि किसी तरीके से अपनी गद्दी को मेंटेन करें, लेकिन बाद में उनको लगा कि नहीं, थोड़ा और सत्ता बढ़ा लेना चाहिए, थोड़े से और जगह को एनेक्सेशंस कर लेना चाहिए। तो ये बंगाल और बिहार की तरफ रुख किए और उसके बाद अपना कंट्रोल भी जो है ना बिहार और बंगाल में वो फिर जमा लिए थे। उसके बाद सिंध और जो मुल्तान वाला रीजन है उसको भी वो दिल्ली सल्तनत के अंदर ले आए थे। उसके बाद जो राजपूत का जो रिवॉल्ट था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इल्तुतमिश के द्वारा सप्रेस किया गया और फिर यहाँ पे रैंथमपुर और जालोर, अजमेर, ग्वालियर, ये सबको जो है ना यहाँ पे अपने अधीन ले आया गया। उसके बाद एक्सपीडिशंस किया गया किसके अगेंस्ट में, तो यहाँ पे पारामराज जो मलवा के थे इसके अगेंस्ट में भी यहाँ पे उन्होंने चढ़ाई की, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। वो चाह रहे थे कि यहाँ पे मलवा को भी अपने अधीन ले आए, लेकिन मलवा वाला रीजन वो अपने अधीन नहीं ला पाए। लेकिन यहाँ पे इल्तुतमिश की अगर बात करें ना तो ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेट स्टेट्समैन थे। इनको बहुत सारा मंसूर भी रिसीव हुआ था और लेटर ऑफ रिकग्निशंस, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये पूरे सिर्फ इंडिया में ही इनको रिकॉग्नाइज़ किया जाता था, ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी बहुत जगह इनकी रिकॉग्निशंस थी और इनको लेटर ऑफ रिकॉग्निशंस भी दिया गया था, वो भी अब्बासिद कैलिफ के द्वारा, और जिसमें कि लीगल सॉवरेनिटी रूलर ऑफ इंडिया भी इनको कहा गया था कि ये बहुत अच्छे से जो है ना एक इंडिया की सॉवरेनिटी को मेंटेन करके रखते हैं और बहुत ही बड़े ये शासक भी है, ऐसा भी इनको खिताब दिया गया था इल्तुतमिश को। बाद में क्या हुआ कि इल्तुतमिश के द्वारा इनकी जो बेटी थी रजिया सुल्तान को जो है ना उन्होंने अपना सक्सेसर बना दिया। मेनली आप देखते हो कि क्या होता था कि राजा का पुत्र ही यहाँ पे
गद्दी में बैठता था, फिर उसका पुत्र बैठता था, या फिर सन इन लॉ दामाद बैठता था। तो इस तरीके का चलता था। लेकिन पहली बार ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपनी पुत्री को यहाँ पे जो है, यानी कि बेटी को अपना गद्दी में बैठाया। और ये हेरिडिटरी सक्सेशंस जो था ना, ये आपका दिल्ली सल्तनत में इनिशिएट किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ये भी बहुत सारे स्कॉलर्स को, बहुत सारे नंबर ऑफ सूफी संट्स थे जिनको ये पैट्रोनाइज करते थे, का अपने शासनकाल में इन सारे लोगों को बहुत ज़्यादा फलने फूलने का मौका भी दिया गया। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे जो कुतुब मीनार दिल्ली में जो कंस्ट्रक्शन ये स्टार्ट हुआ था, तो ये कंप्लीट जब हो गया तो ये टॉलेस्ट स्टोन टावर था इंडिया में। और ये जो है ना, एक मॉस्क भी बनाया गया था इसी के साथ साथ अजमेर में भी। तो अजमेर दरगाह, ये सारी चीज़ें, अजमेर भी आप जानते हो कितना फेमस है, कितना बड़ा है, हमारे इंडिया का क्या वर्ल्ड में भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये सारी चीज़ें जो कंस्ट्रक्ट कराई जाती थी वो यहाँ पे इल्तुतमिश के द्वारा बनाई गई थी। फिर और देखते हैं इनके बारे में। तो इल्तुतमिश जो है, इनके द्वारा एक बहुत ही अनोखा काम किया गया था। ये एक अरेबिक कॉइनेज यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, वो भी इंडिया में, और सिल्वर टनका इसको बोलते हैं, जिसका वेट यहाँ पे 175 ग्राम था। और एक स्टैंडर्ड कॉइन बन गया था, जो कि पूरे मिडेवल इंडिया जब तक चलेगा ना, तब तक इनका जो इल्तुतमिश के द्वारा ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया था, जो अरेबिक कॉइन, जिसको सिल्वर टनका कहा जाता था, तो ये काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होने लगा। सिल्वर टनका जो है ना, एक बेसिस था मॉडर्न रुपी का। और इल्तुतमिश जो है एक न्यू क्लास ऑफ रूलिंग एलाइट क्रिएट करके गए थे, वो भी 40 पावरफुल मिलिट्री लीडर्स का। और इसको द 40, यानी कि याद रखिएगा कि 40 पावरफुल मिलिट्री लीडर्स भी थे, जो कि यहाँ पे इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। तो ये था इनके ओवरऑल जो है, जितना भी इनका एडमिनिस्ट्रेशन था, जो भी जिस तरीके से ये लेकर चले। लेकिन अब इसके बाद जो इनकी पुत्री आई थी, इनकी बेटी आई थी रज़िया, तो रज़िया के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इल्तुतमिश जो है अपने बेटी को तो नॉमिनेट किए थे सक्सेसर के जैसा, लेकिन जो काजी ऑफ दिल्ली और जो वज़ीर थे, वो यहाँ पे रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को जो है ना गद्दी में बैठाए थे। क्योंकि लोग जो है इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे कि अपनी बेटी को कैसे बैठा दिए, डॉटर नहीं यहाँ पे थ्रोन में बैठ सकती, डॉटर को थ्रोन नहीं मिल सकता। कहने का मतलब है कि गद्दी जो है एक बेटी को नहीं मिल सकता, सिर्फ बेटे को मिल सकता। तो यहाँ पे जो और भी जो लोग थे ना, यानी कि जो काजी थे दिल्ली के, और जो वज़ीर थे, वज़ीर कहने का मतलब जो पीएम वगैरह जो होते थे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, वो लोग जो है ना रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को वो गद्दी में बैठाए थे। जब यहाँ पे मुल्तान के गवर्नर को रिवॉल्ट हुआ, तो रुकनुद्दीन जो है ना, वो यहाँ पे इस रिवॉल्ट के अगेंस्ट में मार्च किए थे, फिर उसको सप्रेस भी कर दिए। तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करके रज़िया जो है ना, यहाँ पे अमीर के, यानी कि जो दिल्ली के अमीर थे, उनका सपोर्ट पाकर जो है दिल्ली सल्तनत का जो थ्रोन था उसको सीज़ कर लिया। यानी कि रज़िया बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बंदी थी। और इनके द्वारा जो है ना, अपने कहते हैं ना, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके किस तरीके से वो दिल्ली सल्तनत का गद्दी ले सकती थी, तो वो यहाँ पे ले ली। और उसके बाद ये किसको अपॉइंट की, तो अब्बासीन स्लेव याकुत को यहाँ पे इनके द्वारा यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज ए मास्टर ऑफ रॉयल हॉर्सेस। ओके, मास्टर ऑफ रॉयल हॉर्सेस जैसा जो है, मास्टर ऑफ रॉयल हॉर्सेस का यहाँ पे टैग दिया गया अब्बासीन स्लेव याकुत को। रज़िया जो है वो यहाँ पे फीमेल अप्रैल को पूरी तरीके से डिस्कार्ड करती थी, यानी कि रज़िया का जो ड्रेसअप होता था वो यहाँ पे फीमेल वाला नहीं होता था, जैसे कि आप देखते हैं जो रानियाँ वगैरह पहनती थी, तो उस तरीके का वो ड्रेसअप नहीं लेती थी, वो एक न्यूट्रल लेती थी। यानी कि उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो एक फेस, मतलब कि जो फेस कवर किया रहता था रानियों लोग का, तो वो वाला कपड़ा ये नहीं पहनती थी। ये अपने फेस को अनवील रखती थी, सारे लोग इनको पहचाने जाने, और बहुत ही साहस के जैसा जो है ये आगे निकल कर आई। उसके बाद आप देखोगे कि ये हंटिंग वगैरह के लिए भी जाते थे, और उसके बाद आर्मी वगैरह को भी लीड करती थी रज़िया। तो ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक यूनिक चीज़ हुआ था, बहुत ही ज़्यादा हटके हुआ था, लीग से हटके हुआ था। तो कुछ भी लीग से हटके होता है तो लोगों को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो सेम थिंग यहाँ पे रज़िया के साथ भी हुआ था। लेकिन रज़िया बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थी, बहुत ही ज़्यादा करेजियस लेडी थी, तो वो ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करके चल रही थी। उसके बाद आप देखोगे कि 1240 में अल्तूनिया, जो कि यहाँ पे भटिंडा के गवर्नर थे, वो उनके अगेंस्ट में रिवॉल्ट करना स्टार्ट किए। उसके बाद जो है ये जो है कुछ लोगों के पास गए थे, कि कुछ लोगों के पास गई थी, क्यों, क्योंकि इस रिवोल्ट को वो सप्रेस करना चाह रही थी। बट अल्टूनिया ने याकूत कौन थे, तो इनके मास्टर ऑफ, यानी कि रज़िया का जो मास्टर ऑफ रॉयल हॉर्सेस थे, उनको यहाँ पे मार दिया गया अल्तूनिया के द्वारा, और रज़िया को प्रिजनर बना लिया गया। फिर मीन टाइम क्या हुआ कि तुर्किश नोबल, जो कि यहाँ पे बहरम था, वो दूसरे सन थे इल्तुतमिश के, तो उनके द्वारा ये गद्दी को ले लिया गया। यानी कि यहाँ पे जो है रज़िया के द्वारा जो गद्दी लिया गया था, उनको बहुत गलत तरीके से यहाँ पे हटाने का जो है पूरा साम ताम दंड भेद कहते हैं ना, सबको ही लोग जो है उस जगह के दिल्ली वाले लोग जो है पूरा लगा लिए थे कि रज़िया को हटाना ही है इस गद्दी से, और यहाँ पे किसी पुत्र को बैठाना है, क्योंकि ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा था लोगों के लिए। तो इल्तुतमिश की जो बड़ी बेटी थी ये तो रज़िया थी, उसके बाद इनका जो दूसरा बेटा था वो यहाँ पे इल्तुतमिश का जो बेटा था वो बहरीन था, तो उनके द्वारा ये गद्दी जो है सौंप दिया गया। रज़िया जो है ना वो अपने कैप्टर के ऊपर, यानी कि अल्तूनिया के ऊपर जो है जीत हासिल कर ली थी, यानी कि वहाँ से भी वो लड़के वापस आ गई थी, और उसके बाद जो है वापस
फिर वो इनसे शादी करके जो है ना दिल्ली को प्रोसेस करना चाह रही थी, बट ऐसा नहीं हुआ। अल्टीमेटली इनको मार दिया गया, ये हार गई और इनको मार दिया गया। जो रज़िया का फॉल हुआ ना, उससे क्या हुआ ना कि देखने को मिला है कि नेक्स्ट 6 ईयर में भी जो बहरन था, यानी कि इल्तुतमिश का जो दूसरा बेटा था, और मसूद था, उनके द्वारा दिल्ली रूल किया गया। लेकिन काफ़ी ज़्यादा इनके द्वारा जो है स्ट्रगल किया गया सुप्रीमेसी के लिए, यानी कि सुल्तान और नोबल्स के लिए। यानी कि नोबल एक महान यहाँ पे जो व्यक्ति होते थे उनको नोबल्स कहा जाता था, जिनके द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया, यूनिक काम किया गया, उनको उस समय जो है नोबल्स कहा जाता था। और सुल्तान होते थे जो कि राजगद्दी में बैठते थे। ओके, लेकिन 1246 में बलबन जो है वो सक्सीड कर गए, और नसरुद्दीन महमूद को जो है यहाँ पे एक यंगर सन ऑफ जो इल्तुतमिश थे उनको यहाँ पे सुल्तान बनाया गया था, बट इसको भी हराकर यहाँ पे जो है बलबन आ गए थे। तो यानी कि इस तरीके से जो है आप देखोगे कि इल्तुतमिश का एरा ख़त्म हो गया, बलबन का एरिया यहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो बलबन के जो यहाँ पे फाउंडर थे, यानी कि बलबन डायनेस्टी जो स्टार्ट हुआ, वो गयासुद्दीन बलबन थे, जिनको यहाँ पे उलुग खान भी कहा जाता था। और ये जो सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद के जो है ना रिजेंट भी थे, या फिर नायब जैसा ये सर्व करते थे। उसके बाद इनकी जो पोजीशन थी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ हो गई, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे सुल्तान की बेटी से इनका शादी हो गया, तो फिर इनकी पोजीशन और ज़्यादा अच्छी हो गई। बलबन बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन में ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना अपने रॉयल कोर्ट में जितने भी राइवल्स थे उनको भी अच्छे तरीके से ये मेंटेन करके चलते थे। जितनी भी डिफ़िकल्टीज आती थी उसको ओवरकम करते थे। और 1266 में नसरुद्दीन मोहम्मद जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी बिना किसी इशू के। तो उसके बाद फिर बलबन जो है उस गद्दी में बैठ गए थे, मतलब कि गद्दी इनको मिल गया था। ओके, बलबन का जो एक्सपीरियंस था एज ए रेजेंट, यानी कि वो जो उनके साथ काम करते थे, वो काफ़ी चीज़ें जो दिल्ली सल्तनत की प्रॉब्लम थी ना, वो रहते रहते वो सारी चीज़ें समझ गए थे। यानी कि जो गयासुद्दीन बलबन के साथ जब वो रहते थे, तो उनके साथ जो है ना ये बलबन भी सारी चीज़ें समझ गए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें समझते थे कि दिल्ली में किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना है, दिल्ली में किस तरीके का प्रॉब्लम आएगा, तो ही नोज़ ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल। उसके बाद आप देखो कि ये रियल थ्रेड भी जानते थे कि दिल्ली सल्तनत के ऊपर किस तरीके का सबसे मेन जो प्रॉब्लम होता है ना, वो कौन सी प्रॉब्लम है, तो ये इसको भी जानते थे। उसके बाद क्या हुआ कि अगर हम लोग यहाँ पे बलबन के अकॉर्डिंग देखें, तो जो सुल्तान थे वो यहाँ पे गॉड से, यानी कि शैडो ऑन अर्थ, और जो डिवाइन ग्रेस को रेसिपिएंट करने वाले थे, यानी कि बलबन को कहीं ना कहीं ये भगवान जैसा भी माना जाता था। उसके बाद बलबन की बात करें, सो इनके द्वारा एक रिलीजियस रिगरस जो कोर्ट डिसिप्लिन है वो लेकर आया गया। रिगरस कहने का मतलब है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस देखने को मिलेगा, जो कि कोर्ट में लाया गया इनके द्वारा। और न्यू कस्टम लाया गया। न्यू कस्टम में भी क्या है, तो प्रोस्ट्रेशंस है, और यहाँ पे सुल्तान की फिट को किस करना है, यानी कि प्रोस्ट्रेशन। रुकिए मैं दिखाती हूँ। सो इस तरीके का जो है कुछ होता था, जिसमें कि लोग जो है आते थे और किंग के सामने जो है एकदम नतमस्तक हो जाते थे, यानी कि पूरा झुक के हेड डाउन करके लेट के इस तरीके से वो प्रणाम करते थे। दूसरा उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया कि राजा के जो है पैर को धोना है, राजा के पैर को चूमना है, ये सारा काम जो है ये करवाना स्टार्ट किए। तो इसको कहते थे प्रोस्ट्रेशन। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो है ना एक पर्शियन फेस्टिवल भी इंट्रोड्यूस किया गया इनके द्वारा, जिसको नौरोज़ कहते थे। और इससे काफ़ी नोबल्स इंप्रेस हुए थे, काफ़ी लोग इंप्रेस हुए थे, जिनके पास यहाँ पे धन है, पावर है, तो वो सारे लोगों को इंप्रेस करने के लिए ही था। तो इस तरीके के पर्शियन फेस्टिवल भी यहाँ पे निकल कर आए थे। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि नौरोज़ जो है किस डायनेस्टी की यहाँ पे आपकी फेस्टिवल है, और सेकेंड की ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, तो बलबन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, ये ध्यान रखिएगा। एट द सेम टाइम उन्होंने अपने पावर को जो है ना दूसरे नोबल के साथ वो शेयर नहीं करते थे। इंडियन मुस्लिम की बात करें तो इंडियन मुस्लिम जो है ना उनको यहाँ पे गवर्नमेंट में काफ़ी जो इंपॉर्टेंट पोस्ट होता था वो नहीं दिया जाता था। ये अपॉइंट करते थे स्पाई, यानी कि जो जासूस होते हैं वो इनके द्वारा अपॉइंट किया जाता था, जिससे कि जो नोबल है ना, यानी कि बहुत महान व्यक्ति जो होते थे, वो क्या क्या काम कर रहे, क्या एक्टिविटीज़ कर रहे, उनके ऊपर नज़र भी रखा जाता था। ठीक है, बलबन जो थे काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइन थे कि जो 40 का पावर था ना उसको कहीं ना कहीं ब्रेक करना है। जो तुर्किश नोबल वगैरह सब लोग थे, तो उनकी जो पावर है उनसे बहुत ज़्यादा इनको जेलस भी होता था। तो ये चाहते थे, बलबन चाहते थे कि उनकी पावर को किसी तरीके से तोड़ दिया जाए। उसके बाद जो गद्दी मिलेगा, जो इनकी पावर होगी, उनको जो है पूरे वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। तो इस तरीके का भी काम इनके द्वारा किया जाता था। उसके बाद आप देखोगे ये यहाँ पे मलिक बगबन है। तो बगबन जो थे वो यहाँ पे बदौन के यहाँ पे गवर्नर थे, जो कि बहुत ही क्रूअल्टी इनको दिखाया जाता था अपने सर्वेंट को, ये से साथ ये बहुत ज़्यादा क्रूअल्टी करते थे। हैबत खान थे जो कि यहाँ पे गवर्नर ऑफ औध थे, ये भी पनिश्ड करते थे किसी भी लोग को। अगर कोई भी लोग यहाँ पे ड्रंक वगैरह करते थे, यानी कि मदिरा पान वगैरह अगर करते थे, तो उनको यहाँ पे किल मार भी दिया जाता था। शेर शाह थे जो कि यहाँ पे भटिंडा के गवर्नर थे, वो यहाँ पे पॉइजन थे। तो ये आपको याद रखना है कि गवर्नर जो है हर एक जगह के कौन कौन थे, उनका नाम याद रखिएगा, उनका कारनामा याद रखिएगा।
तो बलबन की एक खासियत ये थी ना कि बलबन जो है अपने किंगडम को एक्सपेंड नहीं कर रहे थे। एक्सपेंड कहने का मतलब है कि दूसरे टेरिटरी को अपने टेरिटरी के अधीन नहीं लेकर आ रहे थे। इनका मेन काम क्या था ना कि ये अपने लॉ एंड ऑर्डर को किसी तरीके से रीस्टोर करने पे ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन दे रहे थे, यानी कि कानून में बहुत ज़्यादा अटेंशन देते थे। ये नहीं सोचते थे कि अपनी टेरिटरी को और ज़्यादा एक्सपेंड करना है। इनके द्वारा एक अलग से एक इस्टेब्लिशमेंट किया गया जिसको मिलिट्री डिपार्टमेंट कहते हैं, और ये दीवाने अर्ज़ है। तो पूछ लिया जाता है कि दीवाने अर्ज़ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग है मिलिट्री डिपार्टमेंट। और ये किसके द्वारा आपका इस्टेब्लिश किया गया था, तो बलबन के द्वारा, जिसमें कि यहाँ पे जितने भी आर्मी थे उनको रिकॉग्नाइज दिया जाता था। तो ये मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया क्यों गया? मिलिट्री डिपार्टमेंट इसलिए बनाया गया ना, जैसे रोड वगैरह होते थे ना उस समय दिल्ली के, तो रात में बहुत ज़्यादा सुनसान हो जाते थे और बहुत ज़्यादा डेंजरस होता था। डेंजर इसलिए होता था कि कोई भी लोग अगर वहाँ से क्रॉस होते थे तो उनको लूट लिया जाता था, रॉबरी वगैरह बहुत ज़्यादा होता था, चोरी चकेरी बहुत ज़्यादा होता था। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए और कहीं पर भी रॉबरीज वगैरह ना हो, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने के लिए मिलिट्री डिपार्टमेंट अलग से बनाया गया था। और इससे क्या था ना कि जब यहाँ पे बलबन का शासन था तो उस समय रोड वगैरह सब बहुत ज़्यादा सेफ होते थे, ट्रैवल के लिए लोग बहुत आराम से जो है ट्रैवल करते थे। 1276 में तुर्गिल खान जो यहाँ पे बंगाल के गवर्नर थे, वो यहाँ पे बलबन के अगेंस्ट में रिवॉल्ट किए। फिर इनको सप्रेस कर दिया गया और नॉर्थ वेस्ट में अगर हम लोग देखें तो मंगोल्स जो है फिर से आए और बलबन जो है अपने बेटे को यानी कि प्रिंस मोहम्मद को उनके अगेंस्ट में भेजे थे, यानी कि मार्च करने भेजे थे। और लेकिन प्रिंस को वहाँ पे मार दिया गया था, बैटल हुआ था उसमें मार दिया गया था। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे पूरी तरीके से सुल्तान जो है ना, सुल्तान को पूरी तरीके से ख़त्म ही कर दिया गया था। बलबन की भी मृत्यु यहाँ पे 1287 में हो गई थी। और अनडाउटेडली आप देखोगे कि वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट थे हमारे दिल्ली सल्तनत के। उन्होंने यहाँ पे मोनार्की का जो पावर था, मोनार्की कहने का मतलब है कि सिर्फ एक ही राजा है जो कि सारी चीज़ों को चलाते हैं। तो ये राजा जो है ना, राजा का पावर बहुत ही ज़्यादा था और ये फुल्ली जो है इंडिया को सेफगार्ड नहीं कर पाए मंगोल इन्वेजन से। लास्टली जो है मंगोल इन्वेजन ही हुआ, जिसके कारण जो है यहाँ पे सल्तनत जो है, सुल्तान जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। बलबन की अगर देखें तो यहाँ पे मृत्यु के बाद इनके जो एक ग्रैंडसन थे यानी कि पोते थे कैकुबाद, वो यहाँ पे जो है सुल्तान के दिल्ली सुल्तान के यहाँ पे दिल्ली के सुल्तान बने थे। फिर 4 साल के बाद क्या हुआ कि जब इनकम्प्लीट रूल था तो यहाँ पे जलालुद्दीन खलजी जो है वो यहाँ पे पूरे दिल्ली के जो राजगद्दी थे उनके कैप्चर कर लिया गया, और वो भी 1290 में। तो यहाँ पे जलालुद्दीन खलजी के द्वारा कैप्चर किया गया दिल्ली के थ्रोन को, वो भी 1290 में। तो ये चीज़ें अब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है खिलजी डायनेस्टी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है और मेन डायनेस्टी है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेसन में देखेंगे, काफ़ी डिटेल में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जितनी भी बातें अब तक हम लोग देखे हैं, यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी के बारे में जितनी बातें देखे उसको हम लोग एक बार समराइज़ कर लेते हैं। तो आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा, नोट करना है तो आप लोग नोट कर सकते हो। स्लेव डायनेस्टी की बात करते हैं, इसको जो है ममलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। इस डायनेस्टी में 3 डायनेस्टी आपका यहाँ पे फॉर्म हुआ था। एक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुआ था जिसको हम लोग कुतुबी डायनेस्टी कहते हैं। और सेकंड जो है यहाँ पे आपका इल्तुतमिश के द्वारा फॉर्म किया गया था जिसको इलबरी डायनेस्टी कहते हैं। और थर्ड यहाँ पे बलबन के द्वारा फॉर्म किया गया था जिसको सेकंड इलबरी डायनेस्टी कहते हैं। ओके, सो कमिंग टू द फर्स्ट, दैट इज़ कुतुबी डायनेस्टी। ये आपका फॉर्म किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जो कि यहाँ पे मोहम्मद गौरी के स्लेव भी थे। फिर इनकी मृत्यु के बाद जो है आराम बख्श आए जो कि इनके बेटे थे, और आराम बख्श को यहाँ पे हराकर जो है यहाँ पे इनसे राजगद्दी छीन के इल्तुतमिश आए। इल्तुतमिश जो है वो यहाँ पे फर्स्ट जो इरबरी डायनेस्टी थे उनके फाउंडर थे। इरबरी डायनेस्टी कहने का मतलब है कि ये इरबरी ट्राइब से बिलोंग करते थे, इसलिए वो अपने डायनेस्टी का नाम इरबरी डायनेस्टी रखे थे। उसके बाद जो है आप देखोगे कि यहाँ पे इक़्तदार ऑफ गवर्नर भी थे ये। और फिर उसके बाद इनकी बेटी आई, यानी कि इल्तुतमिश के बाद इनकी बेटी रज़िया आई, जिनके द्वारा यहाँ पे जो है याकूत को एज अ स्लेव अपॉइंट किया गया था, लेकिन याकूत को मार दिया गया था। एंड हु इज़ याकूत? याकूत को यहाँ पे एज अ स्लेव आपका रखा गया था, वो भी मास्टर ऑफ रॉयल हॉर्स के लिए। फिर यहाँ पे इनके बाद जो है बलबन सक्सीड कर गए थे। फिर यहाँ पे सेकंड इरविन डायनेस्टी आए जिसमें कि बलबन यहाँ पे इसके फाउंडर थे। बलबन को यहाँ पे जो है उलुग खान भी कहा जाता था। इनके द्वारा एक मिलिट्री डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया जिसको दीवाने अर्स कहते थे। फिर इनके बाद जो है इनके बेटे आए जो कि कैगुकबाद थे। और फिर ये जो है तुर्गिल खान इसको कहा जाता था। गवर्नर बंगाल के कौन गवर्नर थे? तो तुर्गिल खान थे। ओके, फिर इस तरीके से जो है कैगुकबाद जो है आप देखोगे कि धीरे धीरे जो है इनके बाद जो है जलालुद्दीन खलजी आगे इनको हरा के। तो ज़्यादा तो लंबा चला नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोग को ध्यान रखना है, सीरीज़ याद रखना है कि कौन किसके बाद आए और किसके बाद कौन आए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नर ऑफ बदून कौन थे? तो मलिक थे। गवर्नर ऑफ औध कौन है? तो हैबत खान है। गवर्नर ऑफ भटिंडा कौन थे? तो यहाँ पे शेर खान थे। और गवर्नर ऑफ बंगाल जो कि तुर्गिल खान है। तो इस तरीके से याद रखिएगा क्योंकि आपके मैचिंग के फॉर्म में भी आ जाता है हिस्ट्री में क्वेश्चंस, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। साथ ही यहाँ पे इल्तुतमिश के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इनके द्वारा एक अरबिक कॉइन और सिल्वर टंका जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और पूरे
मिडेवल इंडिया में जो है यही इस्तेमाल होता है, सिल्वर टंग का। ओके, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे खलजी डायनेस्टी विच इज़ वन ऑफ द अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट करी सजेशंस है तो कमेंट करना ना भूलें। एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपको मेरे नेक्स्ट लेसन की जब भी मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, तो प्लीज़ उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।